कॉपी में, और ध्यान से अच्छे से लिखिएगा। एक तरफ आपका इनकम, एक तरफ आपका एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, क्या कहा गया? जो वैल्यू इनकम की होगी वही वैल्यू एग्रीगेट सप्लाई की होगी, क्योंकि आपकी इनकम उतनी ही होगी ना जितना आपने वैल्यू ऐड करा। क्योंकि उस मिलर का तो भैया 12 रुपए खर्चा था, वो 22 पे बेच रहा है, तो उसके पॉकेट में कितना आ रहा है? 10। वही 10 तो उसकी इनकम है। अब बताओ, अगर इनकम ही 0 तो एएस भी क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर इनकम हो जाएगा मेरा 10 तो एएस भी क्या होगा? जब मेरा इनकम होगा 20 तो एएस भी क्या होगा? ये होगा 30 तो ये भी होगा 30, ये होगा 40 तो ये भी होगा 40, और ये होगा 50 तो ये भी होगा 50। सिंपल। अब जल्दी से काम कर दीजिए, इन दोनों डेटा का इस्तेमाल करके ग्राफ बना लीजिए। बनाइएगा जरा ग्राफ, ध्यान से बनाइएगा, स्केलिंग सही रखिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर क्या? अब इसी एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस में आप यहां पे इन वैल्यूज को लेके चलिएगा, एएस की वैल्यू और इनकम की वैल्यू। ठीक है, आप इस वैल्यू को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपके पास वक्त है, जो वीडियो में भी देख रहे हैं वो भी बनाएंगे, क्योंकि इसी ग्राफ के बेसिस पे एक कंक्लूजन निकलेगा। और याद रख लीजिएगा, उस कंक्लूजन के बेसिस पे बहुत सारे सीबीएसई ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं। बनाइए, जल्दी बनाइए। हाँ जी, बन गया। बहुत सिंपल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ बनेगा। हाँ जी, हो गया। चलिए, अब मैं बनाता हूं, मैं फ्री हैंड बनाऊंगा, बस सिंपली मैच कीजिएगा। ठीक है, अगर वैसा आ गया तो सही है, नहीं तो स्केलिंग में गलत है, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होंगे आपके, ये मैं श्योरिटी देता हूं। देखो भाई, ओरिजिन इनकम 0 तो एस भी 0, शुरुआत ही कहां से होगी? ओरिजिन से। ठीक है, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। देखिएगा जरा, फ्री हैंड बना रहा हूं, थोड़ा सा गलत होगा तो भैया माफ कीजिएगा, नहीं भी करोगे तो चलेगा। कुछ ऐसा होगा आपका ग्राफ। ठीक है, और मैं जब इसमें परफेक्शन ऐड करूं तो मैं आपको बोल दूं एग्जैक्ट 45 डिग्री का एंगल बनाएगा ये कर्व। अगर नहीं बना रहा है तो गलत है, और अगर बना रहा है तो सही है। और जाके कभी एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के कभी क्वेश्चंस खगालिएगा, कहीं ना कहीं आपको ये सवाल जरूर मिल जाएगा। सवाल क्या होगा? इनकम कर्व, बिकॉज ये इनकम है, ये कौन सा कर्व है? इनकम है, और यही कर्व क्या है? एएस भी है। सो इनकम कर्व और एएस कर्व दोनों की वैल्यूज क्या है? सेम ही है ना। अब कौन जान रहा है कि मैं यहां पे इनकम बना रहा हूं, एएस बना रहा हूं? जो बनाना चाहूंगा वो बनाऊंगा, और वो उसका नाम रखूंगा। अगर आपने कहा कि नहीं सर इनकम कर्व है, मैंने कहा हाँ बच्चा ये इनकम कर्व है। आपने कहा नहीं सर ये एएस कर्व, मैंने कहा हाँ बच्चा ये एएस कर्व है, क्योंकि एएस और इनकम दोनों क्या है? यहाँ पे सेम है। और इनकम कर्व और एएस कर्व जो बन रहा है वो 45 डिग्री के एंगल पे बन रहा है, और उसके पीछे रीजन क्या है? वैल्यू एडिशन, टोटल वैल्यू एडिशन कंट्री का एएस इज इक्वल टू योर इनकम। यही तो बेसिक सा रीजन है ना। बहुत लोग रीजन देते हैं ये एरिया इक्वल हो जाता है। अरे भैया ये एरिया क्या है? ये इनकम और ये एस, ये दोनों इक्वल ही होते हैं, इसीलिए कर्व 45 डिग्री के एंगल पे ही बनता है। इसके अलावा इसके और कोई सोकल रीजन नहीं। क्लियर क्या? तो आज से और अभी से जब भी आपको एएस बनाना है, जब भी आपको इनकम कर्व बनाना है, आंख बंद करके ओरिजिन से 45 डिग्री का लाइन खींचो, वो बन जाएगा एएस। डेटा की कोई जरूरत ही नहीं, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन
कुछ कुछ बातें बदलेंगी आगे जाके, मैं अभी ही बोल दे रहा हूं। क्या सर हमेशा इनकम को वैसा ही होगा, हर सिचुएशन में ऐसा ही होगा, हर कंडीशन में ऐसा ही होगा? नहीं जी, आगे जाके ये बेंड भी करता है। कभी कभी ये पैरेलल टू वाई एक्सिस भी होता है। मैंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स में कुछ भी चीज स्टैटिक नहीं होती, डायनामिक होती है। कंडीशन बदलेगा, ग्राफ्स, शेप्स, कर्व्स, एंगल्स, वैल्यूज, हर चीज बदल जाएगी। याद है ना, डिमांड कभी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, तो डिमांड कर्व का शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, जब एक्सेप्शन आ जाए तो अपवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। सप्लाई पढ़ा है, अपवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, एक्सेप्शन आ जाए डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। क्यों? कंडीशन बदला, तो कंडीशन बदलेगा, ताकि आपको ये ना लगे क्योंकि अगर आप में भी बस यही पढ़ लो, आज का ही क्लास कर लो और आपके दिमाग में बैठ देखने सर ने तो इनकम का वैसा ही कहा था, आगे बदल जाए तो आप कहोगे सर ने गलत पढ़ाया, या फिर आप ये कहोगे नहीं जी बुक में गलत लिखा हो। तो ऐसा मत कीजिएगा, इसलिए मैंने आपको पहले दे दिया, और क्यों दिया है इसके पीछे रीजन आगे जाके आपको मिलेगा। क्लियर है? इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं। यहां पे आपने ये समझ लिया और आपने बहुत बड़ी चीज समझ ली जिसका आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। उस टॉपिक को थोड़ा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है? चलो भाई, एएस तो आपने समझ लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं और एक दूसरे टॉपिक पर, ठीक है? और वो दूसरा टॉपिक है एएस के रेफरेंस में, ठीक है? अब हम सॉरी एएस नहीं, एडी के रेफरेंस में, क्योंकि अब हमारे लिए एडी हो गया है C प्लस आई। क्या हो गया है? C प्लस आई। अब देखिएगा, छोटे छोटे पॉइंटर्स बता रहा हूं, उन पॉइंटर्स को अगर आप नोट करते चलेंगे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि वही बातें बच्चे भूलते हैं तो कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं। छोटे छोटे के लाइन के पॉइंटर्स बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। देखिए गए थे, एक बात बता दूं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी का मतलब कंजम्पशन ही है और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट ही है। अगर मैंने यहां पे सी को ऑटोनोमस कंजम्पशन लिखा है तो आप ये मत समझिएगा कि मैं सी को ऑटोनोमस कंजम्पशन कह रहा हूं, मैं इस सी में आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन समझा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई में सी को कंजम्पशन ही कहा है। मैं यहाँ पे कंजम्पशन के रेफरेंस में ऑटोनोमस कंजम्पशन समझा रहा हूं और इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट समझा रहा हूं, ना कि मैं इस आई को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं। तो जब आप नोट्स बनाए तो आप प्लीज इस तरीके से ना बनाए, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव है। क्लियर? देखिएगा, आपके सामने चार चीजें हैं, ठीक है? ये है कंजम्पशन। फर्स्ट सी इज कॉल्ड कंजम्पशन, ओनली कंजम्पशन। ये सी पे जब हम एक डंडी लगा देते हैं, इसको सी बार कहते हैं लोग। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो सर क्या कंजम्पशन और ऑटोनोमस कंजम्पशन में डिफरेंस है क्या? हां जी, कंजम्पशन और ऑटोनोमस कंजम्पशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है? रिलेवेंट है, रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है। फिर वही बात आती है आई और आई बार की। आई क्या है? इन्वेस्टमेंट, और आई बार क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो सर इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में अंतर है क्या? हां जी, क्यों नहीं अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है? और आप यही चारों चीजों को अभी समझेंगे। देखो, मैं यहां पे इस सी बार को समझा रहा हूं, जो कि आपके सामने ऑटोनोमस कंजम्पशन के तौर पे आया है। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या? कंजम्पशन
at zero level of income. I'll repeat. Autonomous consumption refers to the consumption at zero level of income. मतलब हमारे पॉकेट में कुछ नहीं है, मेरे इनकम क्या है, नील बटा सन्नाटा, फिर भी हम खाए जा रहे हैं, और जो खाए जा रहे हैं उस खाली पॉकेट पे, उसे ही क्या कहा जाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन. क्या सिर्फ पॉसिबल है कि मेरी कमाई कुछ नहीं और मैं खाए जाऊं? ऑब्वियसली इट्स पॉसिबल, व्हाई नॉट. ठीक है, कैसे पॉसिबल है सर, ये बता दीजिए आप. सुनिएगा सर, समझिए. जो मेरी कमाई होगी, जो मैं कमाऊंगा, उसको दोनों जगह लगाऊंगा. या तो उसे खाऊंगा या तो उसे बचाऊंगा. दैट्स कॉल्ड सेविंग्स. इनकम दो ही जगहों पे जाएगी, या तो खाऊंगा या तो बचाऊंगा. ठीक है. व्हाट इफ मेरी इनकम सर जीरो है? व्हाट इफ मेरी इनकम जीरो है? ठीक है, मेरा कंजम्पशन 10 है, मेरा कंजम्पशन 10 है, तो मेरा सेविंग्स क्या होगा? जो आपका सेविंग्स होगा वही जवाब होगा कि कैसे मैं जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कर पाता. आप ये सोच रहे होंगे कि हां सर, इनकम कुछ नहीं, हम कंजम्पशन कर सकते हैं, क्यों? दोस्त से मांग लेंगे, पड़ोसी से मांग लेंगे. नहीं भैया, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया है ना, वो बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे. ठीक है, उन्होंने मांगने की कहानी नहीं जानी. ठीक है, और लिटरली इस कॉन्सेप्ट को मैं एडमायर भी करता हूं पर्सनली, झूठ क्यों कहूं. उन्होंने बोरोइंग की कॉन्सेप्ट को इसमें नहीं ऐड करा, जो कि इट्स अ प्रैक्टिकल सेंस. ये नहीं है कि प्रैक्टिकल सेंस नहीं है, इट्स प्रैक्टिकल सेंस कि कमाई नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी हम बोरोइंग करके खा लें. इट्स पॉसिबल. लेकिन यहां पे बोरोइंग का पर्सपेक्टिव नहीं लगाया गया, यहां पे एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव लगाया गया, और पर्सपेक्टिव था डिससेविंग. डिससेविंग बोले तो क्या? पहले पैसा बचाया था हमने, अब उस पैसे को, जो बचे हुए पैसे हैं, उसको मैं खा रहा हूं, यूज कर रहा हूं. और वही जो सेविंग्स किया था, और जब सेविंग्स में से मैं निकालूंगा खाने के लिए, क्योंकि इनकम कुछ नहीं है, उसी को क्या कहा जाएगा? डिस सेविंग्स. तो अगर आपसे कोई पूछे दैट इज इट लिटरली पॉसिबल दैट वी कैन मेंटेन आवर कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम? ऑब्वियसली, व्हाई नॉट सर. हाउ? थ्रू डिस सेविंग्स. ये मत क्या कीजिएगा, थ्रू बोरोइंग्स. ठीक है, आप क्या कहेंगे? डिस सेविंग्स कहेंगे. ऐसा नहीं है कि बोरोइंग्स कहना आपके लिए गलत है, प्रैक्टिकल सेंस में प्रॉपर्ली सही है, बट यहां पे मैं एक बेसिक लिमिटेड एरिया का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो वहां पे आप डिस सेविंग्स कहेंगे. क्लियर क्या? तो इसीलिए जीरो लेवल पे जो आपका कंजम्पशन होगा, वही वैल्यू इन अ नेगेटिव फॉर्मेट, क्या? वही वैल्यू इन अ नेगेटिव फॉर्मेट आपका क्या हो जाएगा? सेविंग्स. क्योंकि आप ही बताओ ना, यहां पे 0 है और यहां पे 10 है, तो यहां पे क्या होगा? तो ये 0 होगा, -10. मैथ्स भी फिट बैठ जा रहा है यहां पे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पे मैथ्स भी फिट बैठ रहा है ना. ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? 10 माइनस में होगा. क्या होगा आपका? 10 माइनस में होगा, ताकि प्लस माइनस माइनस, भैया देखो भाई 0 यहां पे मेरा वैल्यू बन गया. एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन. क्लियर क्या? कि ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है. क्लियर? चल, कंजम्पशन हमको पता है कंजम्पशन क्या होता है. कंजम्पशन के इक्वेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मुझे बस समझाना था कि कंजम्पशन और ऑटोनोमस कंजम्पशन में अंतर है. क्योंकि कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी होगा, कंजम्पशन 100 पे भी होगा, लेकिन जीरो लेवल वाला कंजम्पशन ऑटोनोमस होगा, 100 वाला कंजम्पशन कंजम्पशन होगा.
ये बेसिक अंतर आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट सर, इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अरे भाई बता दो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट, इसको फैक्टर्स फट नहीं, इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं, इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, सिंपल। तो हम जब भी अब इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बनाएंगे तो मेरा कौन सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ऑटोनोमस। तो दो ग्राफ हमने एकदम फ्री हैंड बनाना यहां पे सीख लिया है, एक इनकम वाला 45 डिग्री पे डायरेक्टली लगा देंगे, और एक हमारा इन्वेस्टमेंट वाला, कौन सा, इन्वेस्टमेंट वाला, जो कि हम इसको बनाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के रेफरेंस में। ठीक है, तो ये आप इन्वेस्टमेंट की कहानी लिखेंगे और यहां पे आप इनकम की कहानी लिखेंगे। ये दो ग्राफ आप समझेंगे, ग्राफ समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे पूरा पूरा ग्राफ का ही खेल है। तो आप ग्राफ को ग्रास्प करते जाइएगा, दिमाग में बैठाते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, आप कितना लिखोगे, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे दिमाग में बैठाओ, प्रैक्टिस से ऐड हो जाएगा। क्लियर क्या? तो उम्मीद है आपने अब इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा। और अब हम बात करते हैं इस पे डिटेल से। एक फ्रेश टॉपिक लिखिएगा जिस टॉपिक का नाम है कंजम्पशन फंक्शन। जिस टॉपिक का नाम है कंजम्पशन फंक्शन, लिखिएगा उस टॉपिक को ध्यान से। हाँ जी, लिख लिया? चलो, सी फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, जो भी आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकें। थोड़ा सा फिर से आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। जिन लोगों ने मुझसे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा उनको फंक्शन टर्म नया नहीं लग रहा होगा। ठीक है, हमने बहुत बार फंक्शन पढ़ा है, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, फंक्शन ही फंक्शन हमने पढ़े हैं। ठीक है, और डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट लगभग सबका सेम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन है ये फंक्शन अपने आप में एक स्टैटिक सेंस है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि जब किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में कोई एक रिश्ता है और रिश्ता किसी डिफाइंड स्पेसिफिक रूल से डिफाइन किया जाता है, फिर किसी स्पेसिफिक रूल से डिफाइन किया जाता है, उसे फंक्शन कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल। तो सर ये कंजम्पशन फंक्शन है क्या, समझिएगा जरा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। कंजम्पशन फंक्शन शोज व्हाट, कंजम्पशन फंक्शन शोज, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको आगे के टर्म्स याद होंगे। ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप या फंक्शनल रिलेशन बिटवीन। अब वो बिटवीन कौन है भाई, वो दो कौन है जिनके बीच में रिश्ता है। यहां पे वो दो, ये बिटवीन वाले जो लोग हैं वो हैं कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन और इनकम के बीच का जो फंक्शन है, जो फंक्शनल रिलेशन है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो चीज है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे ही क्या कहते हैं, कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। ज्यादा रॉकेट साइंस बना के, टेक्निकल बना के इन कॉन्सेप्ट्स को प्लीज मत डिफाइन कीजिए, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो इसको सिंपली ही एज इट इज रखिएगा, दैट कंजम्पशन फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। आगे सुनिए, आगे जैसे अगर इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो इनकम कैसे बढ़ेगा। क्या कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड है, इनकम कंजम्पशन पे डिपेंड है, तो कितना डिपेंड है, यही सारी बातें आपको समझनी है। और कंजम्पशन फंक्शन का एक इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, वो इक्वेशन है क्या, समझिएगा जरा। C
इज इक्वल टू C इज इक्वल टू C बार प्लस B इंटू वाई। मैंने ये गलत लिख दिया है, जानबूझ के लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि आपको ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि B लिखना है तो छोटा B लिख दिया, बड़ा B लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? B तो है ना। नहीं जी, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, हम y को y लिख दें चलेगा, क्योंकि उससे वही होता है। लेकिन जब आप कोई भी इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज a ली जाती है, बहुत सारी चीज y ली जाती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए कहीं पे कैपिटल लिया जाता है तो कहीं पे स्मॉल लिया जाता है। और यहां पे आप इस b को कैपिटल नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? स्मॉल। ठीक है, अब ये by क्या है आपको पता ही है। जब इसमें कुछ नहीं रहता प्लस माइनस हम इसको मल्टीप्लाई समझते हैं, b इंटू वाई या by, आप जो करें। ठीक है, आप कंजम्पशन समझते हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे C बताना है। आप C बार भी समझते हो, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। आप इनको भी पहचानते हो, ये भी आपके सगे संबंधी से ऐसे ही बन जाएंगे या बन गए हैं, इनकम। ठीक है, लेकिन परिवार में एक नया सदस्य आया है, उस सदस्य का नाम है B। कौन हो भाई B तुम? B कहता है, पहचाना नहीं, मैं हूं MPC। अरे भाई और कंफ्यूज हो गए, चले थे B जानने, कह रहे हैं हम MPC हैं। तो ये है कौन MPC? इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है? लिखिएगा मत, ये गलती मत कीजिएगा, ठहरिए थोड़ा। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये कॉन्सेप्ट अपने साथ लेके आ रहा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको लिखिएगा, क्या? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन मैंने बताया दैट कंजम्पशन फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, एंड कंजम्पशन फंक्शन को हम लिखेंगे ऐसे, दैट्स कॉल्ड C इज इक्वल टू C बार प्लस B इंटू वाई। और इसके नीचे एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है, दैट्स कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दैट व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सर? ठहरिए, बताते हैं। मैं इसको पूरा मिटा लेता हूं और एक नया टॉपिक फिर से हम शुरू करते हैं। इसको अपने दिमाग में रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा इस इक्वेशन कहीं ना कहीं, ताकि इसी का रेफरेंस हम आगे समझेंगे। क्योंकि जो प्रोपेंसिटी वाली जो पूरी कहानी समझ रहे हैं ना, ये बस B को पहचानने के लिए समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो मैं बोल भी सकता हूं, लेकिन आपको पूरा जब कॉन्सेप्ट समझा दो तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि B क्यों है यहां पे। देखो भाई, समझो। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है सर? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंज्यूम पता है ना, कंजम्पशन। सिंपल। प्रोपेंसिटी का जो रेफरेंस है वो परसेंटेज से है। किससे है? परसेंटेज। परसेंटेज बोले तो आउट ऑफ 100, क्या आउट ऑफ 100। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहता है कि मेरे इनकम का इकोनॉमी के इनकम का कितना हिस्सा, मेरे इकोनॉमी के इनकम का कितना हिस्सा, इस कितना हिस्सा की जगह कितना परसेंटेज
मेरे कंजम्पशन पे लगाया जा रहा है, इसी को कहा जाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या कहा जाता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लाइक अगर आपकी इनकम 100 है और आप आधा खा जा रहे हैं तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आप 50 कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कह सकते, यू कैन से 100 कमा रहे 80 खा रहे हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 70 खा रहे 70 हो जाएगा, बिकॉज मैं आउट ऑफ 100 लेके चल रहा, बिकॉज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी ये रिश्ता दिखाता है परसेंटेज के साथ, और आपको देखना पड़ता है सर। ऐसा नहीं है कि आपको देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके आपको बताना पड़ेगा वैल्यूज कितनी से कितनी होंगी, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज डिफाइन की जाती है। तो देखो भाई, मैं तो बता दिया रफली आपको ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। दैट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ इनकम व्हिच इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। सिंपल, ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो हिस्से। कितने हिस्से? दो हिस्से। सर वो दो हिस्से कौन कौन से जरा बता दीजिए। तो उस दो हिस्से में से पहला हिस्सा है APC और दूसरा हिस्सा है MPC। याद आया? B को जानने चले थे, B ने कहा मैं MPC। MPC यहां आता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर। तो चलो भाई सर, समझने निकले थे एक, समझ रहे हैं यहां पे 4, कोई नहीं, अच्छे समझ जाएंगे। देखो तो ये एपीसी क्या है, ये एमपीसी क्या है। देखो भाई, पीसीपीसी सेम है और पीसीपीसी का मतलब है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लेकिन ए का मतलब है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एंड एमपीसी में पीसी का मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एम का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपको दिख रहा होगा खेल शब्दों का हो रहा है, ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ गए कि इनकम का कितना हिस्सा कंजम्पशन में जा रहा है। एक तरफ है हमारा एपीसी, एक तरफ है हमारा एमपीसी। पीसीपीसी सेम है, बस दो शब्द अलग हो गए, दो वर्ड डिफरेंट हो गए। एक तरफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और एक तरफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो जब ये वर्ड खेल रहा है तो हम भी वर्ड से समझेंगे। चलो कौन सा वर्ड होगा जिससे समझेंगे? एपीसी का रिश्ता टोटल के साथ है। किसके साथ है? टोटल के साथ है। और मार्जिनल का रिश्ता चेंज के साथ है। किसके साथ है? चेंज के साथ है। अब यहीं पे पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी आपको। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिप्रेजेंट्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिप्रेजेंट्स टोटल कंजम्पशन। क्या? टोटल कंजम्पशन आउट ऑफ टोटल इनकम। मेरे पूरे इनकम में से कितना हिस्सा मेरे कंजम्पशन पे जा रहा है, इसी को कहा जाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मान लेते हैं, सुनिएगा जरा, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। आपका एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 4 फ्लोर है, चारों फ्लोर आपने रेंट पे लगा दिए हैं। आप किसी के यहां काम भी करते हो, आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करते हो, आप एम्प्लॉय हो, तो आपको सैलरी से भी इनकम हो रही है और आपको रेंट से भी इनकम हो रही है। सबको जोड़ोगे ना तभी तो बनेगा आपका टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम को जोड़ जाड़ के आपका महीने का आता है 2 लाख रुपए, तो आपका टोटल इनकम कितना हो गया? 2 लाख रुपए। उसमें से आप 1.5 लाख खा जाते हो तो आपका कितना बचा? 50,000। तो अब देखो आपके यहां पे वैल्यू आ जाएगी। टोटल इनकम कितना? 2 लाख और टोटल कंजम्पशन कितना? 1.5 लाख। जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या होगी आपकी? APC, दैट्स कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिंपल। बाकी सब 50,000 कहां गया? बचा लिए तो सिंपल।
ये कहानी है। तो यही होता है एपीसी और कुछ नहीं होता एपीसी। क्लियर हुआ ना? क्योंकि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या, मेरे इनकम का कितना हिस्सा या कितना परसेंटेज में कंजम्पशन पे ले जा रहा हूं, और एपीसी का मतलब टोटल इनकम का कितना हिस्सा मेरे टोटल कंजम्पशन पे खर्च हो रहा है। यही कहानी है। अगर मान लेते हैं कमा भी रहे 1 लाख और खर्च भी कर रहे 1 लाख, तो 1 लाख अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 1, मतलब 100%। सर 1 का मतलब 100%? हां जी, अब आपके लिए 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा? 100% बनेगा। समझ में आया? आगे के इक्वेशंस में, आगे के न्यूमेरिकल्स में अब आपके लिए एपीसी और एमपीसी की जो एक की कहानी होगी वो आपके लिए 100 की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि आपको मैंने बताया ही ना कि अगर आप एपीसी का फॉर्मूला लेके चलते हैं, खुला फॉर्मूला एपीसी का जो मैंने आपको यहां पे बताया, C अपॉन Y, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एपीसी। Y मींस टोटल इनकम, C मींस टोटल कंजम्पशन। और इसलिए मैंने कहा कि यही है ना, मार्क्स होता है 100 और मिलते हैं 80, क्या कहते हैं? आउट ऑफ 100 80 मिले हैं। यही कहते हैं ना, 80 आउट ऑफ 100। यही तो चीज आपका एपीसी है कि कमा रहे हैं 100 और अगर खा रहे हैं 8 या 80, 8 नहीं 80, ठीक है? तो आप इसको किस तरीके से न्यूमेरिकल पे लेके जाएंगे? एपीसी इज इक्वल टू C अपॉन वाई। आपकी इनकम कितनी? 100 और आपका कंजम्पशन कितना? 80। वैल्यू कितना आएगा? 0.8। आप बताइए, जब एक को मैंने कहा था 100 तो आपके लिए 0.8 क्या हो जाएगा? 80%। याद है ना, मैंने यहां पे प्रोपेंसिटी को क्या लिखा था? परसेंटेज। क्या? परसेंटेज। इसलिए मैंने यहीं पे आपको परसेंटेज बता दिया था that propensity to consume represents the term propensity as a percentage। ठीक है? और एपीसी टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, और जब एक आएगा तो 100% माना जाएगा, एक जैसे से कम हो जाएगा परसेंटेज के रेफरेंस में वो चीज आप अप्लाई कर दीजिए। अब बात करते हैं मार्जिनल। किसकी बात करते हैं? मार्जिनल की। ध्यान से भैया मार्जिनल वाली कहानी सुनिएगा, क्योंकि बी ने अपना नाम एमपीसी बताया था। ठीक है? तो ये बी की पहचान है, इस पहचान को समझना हमें जरूरी है। जैसे एपीसी का रिश्ता टोटल के साथ था ना, टोटल कंजम्पशन आउट ऑफ टोटल इनकम। मार्जिनल भी अपने आप को वही कहता है कि मैं चेंज इन कंजम्पशन हूं ड्यू टू चेंज इन इनकम। मतलब इनकम में बदलाव आया, इनकम में चेंज आया, तो इनकम में चेंज आने के कारण मेरे कंजम्पशन में कितना चेंज आया, इसको कौन बताएगा? तो वो बताएगा एमपीसी। एग्जाम्पल, मेरी इनकम थी 100, मेरी इनकम थी 100 और मेरा जो कंजम्पशन था वो था 100। जितना कमा रहे थे उतना खा रहे थे। दिस इज योर इनकम एंड दिस इज योर कंजम्पशन, सिंपल। अब जब आपकी इनकम बढ़ गई और बढ़ के हो गई 200, कितनी होगी? बढ़ के 200, तो जो मेरा कंजम्पशन है वो भी बढ़ा, लेकिन अब वो बढ़ा और बढ़ के हो गया 180। कितना हो गया? 180। 100 टोटल इनकम है, ये 100 टोटल कंजम्पशन है, ये 200 टोटल इनकम है, ये 180 टोटल कंजम्पशन है। आपको क्या मांगता है? चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम। भैया चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम कितना आएगा? तो सर चेंज इन इनकम, इनकम मेरा 100 रुपए से बदल गया, बढ़ गया, और मेरा कंजम्पशन कितने से बढ़ गया? 80 से।
This is what we call change in income. Delta Y, delta term change. And this is delta C, that's called change in consumption. And the formula of MPC is equal to change in consumption upon change in income. मैंने define ही क्या किया? MPC refers to change in consumption due to change in income. और जब आप इसकी वैल्यू को लेके आओगे तो आपका change in consumption 80 है और आपका change in income 100 है, and 80 upon 100 is equal to 0.8, which means आपके कंजम्पशन में 80% कहीं ना कहीं आपके बदले हुए इनकम का चेंज हुए इनकम का 80% हिस्सा कहा जा रहा है कंजम्पशन में। यही बात आपको कौन समझाता है? MPC। कौन समझाता है? MPC। ये कहानी इतनी ही तक है, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है। मैं आपको अब फिर से पूरा ब्रशअप कर देता हूं, क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो सुनिएगा जरा। हम बात कर रहे हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। ठीक है, इससे पहले हम बात कर रहे थे कंजम्पशन फंक्शन की। कंजम्पशन फंक्शन का हमने इक्वेशन लिखा था C = C bar plus B into Y, and B refers to MPC, और MPC को समझने के लिए हमें समझना पड़ा था propensity to consume, and propensity to consume represents the percentage change in consumption. Simple. ठीक है, propensity to consume के दो हिस्से, एक APC और एक MPC। APC बोले तो क्या? Average propensity to consume. It represents total consumption out of total income, and MPC represents change in consumption due to change in income. The formula of APC is C upon Y, and the formula of MPC is change in consumption, that's called delta C upon delta Y. यही इसकी कहानी है। ठीक है, एक छोटी छोटी बातें बताता हूं, उस बात को ग्राफ में अप्लाई करना है। कंजम्पशन का जो ग्राफ बनता है, कंजम्पशन का जो ग्राफ बनता है, जो कर्व बनता है, ग्राफ नहीं कर्व बनता है, उसका जो स्लोप होता है वो MPC का ही होता है। which means आप कह सकते हो MPC determines the slope of consumption curve. कंजम्पशन कर्व के स्लोप को कौन डिटरमाइन करता है? तो कंजम्पशन कर्व के स्लोप को डिटरमाइन करता है मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कैसे सर? बाद में पढ़ेंगे सर, अभी नहीं पढ़ेंगे। MPC आ गया तो मैंने सोचा कि ये बात बता दूं, कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि 1-2 नंबर के भी आपके क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ये सवाल आ सकता है, मे बी। क्लियर? तो चलिए ये कहानी यहीं तक रखते हैं, आगे चलते हैं और वापस से हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। ठीक है, उसको दिमाग में रखिएगा। Shall I erase it? तो हम पढ़ रहे थे कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन में C = C bar plus B into Y। ये B ने अपना परिचय दिया था, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था एज अ MPC, which means change in consumption upon change in income। उम्मीद है आप ये सारे इक्वेशन समझ चुके होंगे। ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि आपसे अनजान है, जिसे आप नहीं जानते। क्लियर? एक लास्ट चीज यहां पे मैं अब क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, वो होगा कंजम्पशन का कर्व। क्या होगा? कंजम्पशन का कर्व। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। मैं यहाँ पे शेड्यूल बनाऊंगा, शेड्यूल की बेसिस पे कर्व बनाऊंगा और फिर समझाऊंगा किस तरीके से पूरा का पूरा गेम चलेगा। देखो भाई, हर चीज की शुरुआत इनकम से होगी। हर चीज से शुरुआत आपकी किससे होगी? इनकम से होगी। इनकम मान लेते हैं 0, 10, 20,
30, 40 और 50। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। कमाई किया भैया, अब खाएंगे, खाने के बाद अगर कुछ होगा तो बचा भी लेंगे, ठीक है। बचने के बाद भी कुछ होगा तो लगा भी देंगे, इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपको याद होगा, मैंने कुछ बताया होगा, AD इज इक्वल टू C प्लस आई। C में 2 C कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन, और I में 2 I इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में। हम यहां पे इंड्यूस्ड के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होगा, नहीं बदलेगा, कुछ भी हो जाए नहीं बदलेगा ना। इन्वेस्टमेंट हम मानते हैं 10 10 10 10 10 एंड 10। बन गया भैया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा लिखो डेटा, आगे बढ़ो। कंजम्पशन के लिए अब सोचना है। याद होगा मैंने कहा था, क्या कहा था, उस पर एक सवाल होगा, सवाल के लिए तैयार रहिएगा। दिख रहा होगा कंजम्पशन 5, 15, 25, 30, 35, 40। सिंपल, ठीक। ये सब कंजम्पशन है, लेकिन ऑटोनोमस कंजम्पशन सब नहीं होगा। कौन सा इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा? 5। एग्जैक्टली, कंजम्पशन सब होंगे, लेकिन ऑटोनोमस कंजम्पशन refers to the level of consumption at 0 level of income। तो जब मेरी कमाई 0 है और उस 0 इनकम पे जो मेरी कंजम्पशन है, उसी कंजम्पशन को कहा जाएगा ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो धीरे से छोटा सा मैं रेफरेंस के लिए लिख देता हूं, यही है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। सेविंग्स उम्मीद है आप निकाल लेंगे, क्योंकि दिमाग का फॉर्मूला है, ठीक है। जितना कमाया और फिर खाया, जो बचा वो बचा, ठीक है। तो मेरा इनकम है 0 और मेरा कंजम्पशन है 5, और मैंने इसी क्लास में आपको बताया है कि जब कमाई 0 हो लेकिन फिर भी हम खाते, उसके पीछे एक रीजन है, वो है मेरा डिससेविंग, नेगेटिव सेविंग, -5। जिनके दिमाग में वैल्यू चले तो भैया सही सोच रहे हैं। इनकम 10 कम है, खा तो भैया एक्स्ट्रा 5 रहे हैं, तो एक्स्ट्रा 5 कहां से खा रहे हैं? फिर से वापस डिससेविंग, -5, ठीक है। नेक्स्ट स्टिल -5, ठीक है। नेक्स्ट 0, ठीक है। अब समझिएगा जरा, ठहरिए। जितना कमाया उतना खाया, ब्रेक इवन पॉइंट आया, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। एंड ब्रेक इवन पॉइंट इस शेड्यूल में उस पॉइंट को कहा जाएगा जहां पे आपका इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या होगा? इक्वल हो गया, और मेरा सेविंग जो होगा वो 0 हो जाएगा उस पॉइंट। इट्स ऑब्वियस थिंग। अब देखिएगा जरा, कंजम्पशन पहले ज्यादा होगा, इनकम अब कम होगा। अब कंजम्पशन, इमेजिन कर सकते हो कि अब कंजम्पशन काट रहा होगा इनकम को, और अब इनकम आगे निकल रहा होगा और कंजम्पशन पीछे रह जा रहा होगा। ओके, अब आपको दिख रहा है कंजम्पशन की वैल्यू कम है और इनकम की वैल्यू ज्यादा है, और यहां पे आपको पॉजिटिव सेविंग्स नजर आएगी 5 में, और यहां पे भी आपके सामने अब सेविंग्स और बढ़ जाएगी और सेविंग्स हो जाएगी आपकी 10, ठीक है। समझ रहे होगे आप ये कैसे काम करता है, ठीक है। और याद रख लीजिएगा, ये बस किताबों में नहीं काम करता, ये हमारे इकोनॉमी में काम करता है।
इसे लोग चिल्लाते हैं, रोजगार दो, रोजगार दो, कमाई बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, नेशनल इनकम बढ़ाओ, क्योंकि ये सब इसी पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। एक्सपेंडिचर, खर्च हो बाजार में। आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। एपीसी, जिसका फॉर्मूला था C/Y, और एमपीसी, इसका फॉर्मूला था डेल्टा C/ΔY। सर जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए वैल्यू, ठीक है, ध्यान से कैलकुलेट कीजिएगा। बताओ भैया, पहले पे वैल्यू क्या है? कंजम्पशन मेरा 5, इनकम मेरा 0, 5/0 इंफिनिटी। क्या भाई? इंफिनिटी। ठीक है, आप यहां पे डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू है ही नहीं एक्चुअली, ये वैल्यू अपने आप में है ही नहीं, तो आप इसको डैश लिखें या इंफिनिटी लिखें, इट्स टोटली अप टू यू। आई एडवाइज आप यहाँ पे डैश लिखेंगे तो आपके लिए क्या होगा, ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर? क्या हमें लिखे? नेक्स्ट, इनकम 10, कंजम्पशन 15, वैल्यू कितनी? 1.5। नेक्स्ट, इनकम 20, कंजम्पशन 25, बताओ जी कितनी वैल्यू? 1.25। नेक्स्ट, इनकम 30, कंजम्पशन भी 30, वैल्यू कितनी? 1। नेक्स्ट, इनकम 40 और कंजम्पशन कितना? 35। ठीक है, तो अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मैं बना ही देता हूं। बताओ भैया, 0.88 भी कह सकते हैं, ठीक है, 2 डिजिट तक ले जाते हैं। फिर इनकम 50 और कंजम्पशन 40, तो 40/50 कितना होगा भाई? 0.8, एग्जैक्ट 0.8। ठीक है, ये आपके एपीसी की निकल गई भैया वैल्यू। ठीक है, एमपीसी कुछ नहीं, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं पता चल रहा ना हमें यहां तक अभी अगर देखा जाए। नेक्स्ट, इनकम में कितना चेंज? 10 का। कंजम्पशन में कितना चेंज? 10 का, सॉरी नॉट 5, 10 का। ठीक है, तो 10/10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके सेकेंड लेवल पे जाएगा। नेक्स्ट, आपके इनकम में चेंज 10 का और कंजम्पशन में 10 चेंज 10 का, स्टिल ना 10/10 1। फिर से आपकी एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्लियर? नेक्स्ट, अब आपकी इनकम में फिर चेंज कितने का? 10 का, और फिर कंजम्पशन में कितना चेंज? 5 का। ठीक है, तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 0.5। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपके इनकम में चेंज 10 का। ठीक है, फिर कंजम्पशन में 10 चेंज 5 का, और 10 चेंज 5 का। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा आपका? 0.5। फिर आपके इनकम में चेंज 10 का और आपके कंजम्पशन में चेंज 5 का। ठीक है, 5 का ना? हाँ जी, 5 का। तो अब क्या हो जाएगा आपका? 0.5। तो ये आ गया आपका एमपीसी। उम्मीद है आपको एपीसी, एमपीसी ये सब कैलकुलेट करने आ चुका होगा, और आपको ये पूरी कहानी जो अल्टीमेटली मैं समझाना चाहता था वो समझ में आ चुका होगा। क्लियर? क्या? तो चलिए अभी के लिए इस टॉपिक को हम यहीं रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, जितना भी आपने पढ़ा है थोड़ा सा स्टार्टिंग से ब्रशअप कर लीजिए, तो फिर इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और लेते हैं थोड़ी देर का ब्रेक। तो अभी के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।